गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम भूगोल विषय में वायुदाब का अध्ययन करेंगे। आखिर वायुदाब है क्या, इसको जानने के पहले हम विज्ञान के एक प्रयोग की चर्चा करना चाहेंगे कि अगर हम एक साइकिल की खाली ट्यूब को लें और उसका वजन ज्ञात करने के लिए उसको जो है हम तराजू पर रखें और उसके वजन को नोट कर लें। इसके बाद जो है पंप द्वारा हवा भरी हुई हवा वाली ट्यूब को तराजू पर रखें और उसके वजन को नोट कर लें, तो हम पाएंगे कि खाली ट्यूब की अपेक्षा हवा भरी हुई ट्यूब का वजन ज़्यादा होता है। इससे सिद्ध होता है कि हवा में भार होता है और जिस वस्तु में भार होता है उसका निचली वस्तुओं पर दबाव पड़ता है। वैसे ही वायुमंडल का दबाव जो है पृथ्वी पर पड़ता है। अगर मैं इसको जो है शब्द के रूप में परिभाषित करना चाहूँ तो हम पाते हैं कि समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले हवा के दाब को वायुदाब कहते हैं। समुद्र की सतह का क्यों संदर्भ दिया गया है? क्योंकि ऊंचाई नापने एवं वायुदाब नापने के लिए समुद्र की सतह को एक जो है क्राइटेरिया माना जाता है, मानक माना जाता है। अब जो अंग्रेजी में इसी को कहा गया है, प्रेशर इज बेसिकली द वेट ऑफ ऑल एयर मॉलिक्यूल्स एबव ए गिवन एरिया। एक निश्चित क्षेत्र पर पड़ने वाले हवा के भार के दबाव को वायुदाब कहा जाता है। उसके लिए एक सूत्र दिया गया, P बराबर F बटा ए, एयर प्रेशर बराबर वायुदाब बराबर बल बटा क्षेत्र। यह विज्ञान का सूत्र है, लेकिन हम भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, इस नाते इसको हमको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं वायुदाब की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है कि वायुदाब सर्वत्र समान नहीं होता, अर्थात पूरी पृथ्वी पर एक जैसा वायुदाब नहीं पाया जाता। साथ ही वायुदाब समय समय पर बदलता है। पूरे वर्ष भर एक जैसा वायुदाब नहीं पाया जाता। इसके अलावा तीसरा है, वायुदाब पर प्रदेश की ऊंचाई, तापमान और वाष्प की मात्रा का प्रभाव पड़ता है। तो हम सबसे पहले ऊंचाई का जो है वायुदाब पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे। हमारे सामने एक चित्र है। इस चित्र में 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल में वायुदाब को दिखाया गया है। हम इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस कॉलम में अगर देखें, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वायु की सघनता या वायु का घनत्व कम होता गया है। तो जहां पर वायु का घनत्व अत्यधिक होता है वहां पर वायुदाब अत्यधिक होता है और ऊंचाई वाले भागों पर वायु की सघनता या घनत्व कम हो जाता है। इस नाते वहां पर कम वायुदाब पाया जाता है। अगर हम मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्र में जाएं या हिमालय की चोटियों पर जाएं तो वहां वायुदाब कम पाया जाता है, क्योंकि वहां पर वायु जो है विरल हो जाती है। यहाँ पर सूत्र दिया है, एक सूत्र है कि हायर द कॉलम लोअर द डेंसिटी। जो ऊंचाई पर हवा का घनत्व कम हो जाता है। साथ ही दूसरा सूत्र है, व्हेन द डेंसिटी ऑफ एयर इज हाई द एयर प्रेशर इज हाई। जब हवा का घनत्व अधिक होता है तो वायुदाब भी अधिक होता है। इस प्रकार जो है ऊंचाई का वायुदाब पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं तापमान का वायुदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम एक दूसरे चित्र की सहायता लेंगे। सबसे यहाँ पर दिया गया है प्रमुख अक्षांशीय रेखाएं। आखिर इन अक्षांशीय रेखाओं को हमको जानने की क्या जरूरत है? इस अक्षांशीय रेखा के आधार पर तापमान के कटिबंधों का निर्धारण किया जाता है और वायुदाब की पेटियां जो है वह तापमान के कटिबंधों पर निर्भर करती है। इस चित्र में हम देखते हैं कि 0 अंश अक्षांश रेखा जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में समान भागों में विभाजित करती है। विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 अंश अक्षांश पर कर्क रेखा है तथा 66.5 अंश अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त रेखा है
तथा 90 अंश अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव पाया जाता है। उसी प्रकार विषुवत रेखा से दक्षिण में 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा पाई जाती है तथा 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त रेखा पाई जाती है तथा 90 अंश पर दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। इन्हीं अक्षांश रेखाओं पर जो है तापमान कटिबंध निर्भर होते हैं। अब तापमान कटिबंधों का प्रभाव चूंकि वायुदाब पर पड़ता है, इस नाते थोड़ा तापमान कटिबंधों के बारे में जानना जरूरी है। हमारे सामने एक चित्र है जिसमें जो है हमको दाहिनी तरफ सूर्य दिखाई दे रहा है, सूर्य से किरणें निकल रही हैं, और बाईं तरफ जो है पृथ्वी है। पृथ्वी को जो है विभिन्न कटिबंधों में विभाजित किया गया है। तो हम देखते क्या है कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्ण कटिबंध पाया जाता है तथा 23.5 अंश से 66.5 अंश अक्षांशों के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है तथा जो है 66.5 अंश से 90 अंश अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध तथा 66.5 अंश से 90 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध पाया जाता है। अब यहाँ जो है ये कटिबंध निर्धारित किस आधार पर किए गए हैं? हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर चलती हैं और 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 10.5 अंश 23 अक्षांशों के बीच इस चित्र में हम देखें तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और इनको वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है। इस नाते जो है यहाँ पर उष्णता अत्यधिक पाई जाती है। इस नाते इस कटिबंध को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। वहीं पर 23.5 अंश से 66.5 अंश अक्षांशों के बीच किरणें जो है थोड़ा तिरछी पड़ने लगती हैं और उनको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इस नाते यहाँ पर तापमान कम हो जाता है और यहाँ पर तापमान उष्णता एवं शीत का संभाव रहता है। इस नाते यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में निर्धारित किया गया। फिर 66.5 अंश से 90 अंश अक्षांशों के बीच हम उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में देखते हैं कि सूर्य की किरणों की लंबाई जो है पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते अत्यधिक हो जाती है तथा वे तिरछी पड़ने लगती हैं। इस नाते उनकी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है और इन कटिबंधों में अत्यधिक शीत पड़ती है, अत्यधिक जो है माने शीतलता की मात्रा होती है। अब इनका जो है माने कटिबंधों का संबंध जो है वायुदाब पेटियों से है। इस आधार पर अब हम जो है अगले चित्र के माध्यम से वायुदाब पेटियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम वायुदाब पेटियों का जो है तापमान से क्या संबंध है इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि तापमान और वायुदाब का निकट का संबंध होता है। जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम रहता है और अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर फैल जाती है और ऊपर उड़ जाती है। भूपृष्ठ के समीप की हवा गर्म होकर ऊपर दिशा में चली जाती है, परिणाम स्वरूप वायुदाब जो है कम हो जाता है। हम जो है विषुवत वृत्तीय क्षेत्र में 0 अंश से 5 अंश उत्तरी अक्षांश और 0 से 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच विषुवत वृत्तीय कम वायुदाब की पेटी इसी नाते पाई जाती है। अब जो है लेकिन एक चीज को हमको ध्यान देना है कि हम देखते हैं कि तापमान पेटियों का विस्तार अधिक पाया जाता है। जैसे 23.5 अंश से 66.5 अंश के बीच जो है वो ये शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। वहीं पर हम वायुदाब पेटियों के संदर्भ में देखते हैं तो वायुदाब पेटियां जो है तापमान कटिबंधों की अपेक्षा कम विस्तृत होती है, कम फैली रहती है। जैसे मध्य अक्षांशी अगर हम जो है अधिक वायुदाब की पेटी उत्तर एवं दक्षिण दोनों गोलार्धों में देखें तो इसका विस्तार के जो है केवल 10 अंश पाया जाता है। इस आधार पर जो है पृथ्वी पर जो है
विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का निर्धारण किया गया है, जो हम चित्र में देख रहे हैं। पहला है विषुववृत्तीय कम वायुदाब की पेटी, दूसरा है मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटी, तीसरा है फिर उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटी दोनों गोलार्धों में, और ध्रुवीय अधिक वायुदाब की पेटी पाई जाती है। अब हम इनका क्रमशः अध्ययन करेंगे। विषुववृत्तीय कम वायुदाब की पेटी। संपूर्ण पृथ्वी पर विचार करने पर हम पाते हैं कि कर्क एवं मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे इस क्षेत्र का तापमान अत्यधिक हो जाता है। तापमान अत्यधिक होने से हवा फैल करके ऊपर उठ जाती है और यह क्रिया सतत चलती रहती है। इस नाते शून्य से 5 अंश उत्तर और शून्य से 5 अंश दक्षिण के बीच कम वायुदाब की पेटी पाई जाती है। इसके बाद आती है मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की पेटी की तरफ। 25 अंश से 35 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्धों में अधिक वायुदाब की पेटी पाई जाती है। यहां पर अधिक वायुदाब क्यों पाया जाता है कि विषुवत रेखा की गर्म हवा ऊपर उठने के बाद वह मध्य अक्षांश की तरफ वो नीचे उतरती है और वह अत्यधिक ऊंचाई से पर जाने पर वह ठंडी हो जाती है और क्रमशः नीचे उतरने पर वह शीत ही रहती है। परिणाम स्वरूप उत्तरी इन भागों में 25 से 35 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में अधिक वायुदाब की पेटी पाई जाती है। जहां तापमान कम होता है वहां वायुदाब अधिक होता है। चूंकि इन भागों में यह हवा अत्यधिक शुष्क होती है, इन प्रदेशों में वर्षा नहीं पाई जाती है, इस नाते दुनिया के अधिकांश मरुस्थल इन्हीं भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटी, जो दोनों गोलार्धों में 55 अंश से 65 अंश अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ये यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के सतह पर हवा पृथ्वी की परिभ्रमण के कारण फेंक दी जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर कम वायुदाब पाया जाता है। हवा बाहर की तरफ फेंकी जाती है पृथ्वी की गति के कारण। इस नाते यहाँ पर कम दाब का निर्माण होता है और यहाँ पर कम दाब होने के बाद अब आगे तरफ हम देखते हैं कि अधिक वायुदाब की पेटी, ध्रुवीय अधिक वायुदाब की पेटी। दोनों ध्रुवों पर वर्ष के 12 महीने तापमान शून्य अंश से नीचे होता है। सदैव ये भाग बर्फ से ढका रहता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय प्रदेश में अधिक वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। ये वायुदाब पेटियां 80 अंश से 90 अंश 80 अंश से 90 अंश अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। तो सूर्य की स्थिति के अनुसार वायुदाब पेटियों का निर्धारण किया गया है। अब इन वायुदाब पेटियों का क्या महत्व है? इन्हीं वायुदाब पेटियों के कारण हवाओं का संचलन होता है, आंधी तूफानों का निर्माण होता है और वर्षा की मात्रा निर्धारित होती है। अब चूंकि हम एक साथ प्रमुख ग्रही हवाओं का अध्ययन नहीं कर सकते, इस नाते हम प्रमुख ग्रही एवं स्थानीय हवाओं को लेकर के अगले वीडियो में प्रस्तुत होंगे। नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।